हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग नाम देख रहे हैं, इरविंग गॉफमैन। तो आप सभी को पता है कि हम लोग यूजीसी नेट के जो 26 थिंकर्स हैं उस कड़ी में आज हम लोग इरविंग गॉफमैन जो कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो पहला पेज दिख रहा है इस पे कुछ इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे जितने फैक्ट्स दिए हुए हैं इसको अगर हम लोगों ने सिर्फ याद रखा तो लगभग इरविंग गॉफमैन के बारे में 50% हमारा यहीं पहले पेज से ही प्रिपेयर हो जाता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये इरविंग गॉफमैन जी हैं। इनका जन्म जो है वो 11 जून 1922 मनविले अल्बर्टा कनाडा में हुआ था। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं, हालांकि इसको मैंने हिंदी में भी आगे डिस्कस किया है तो उसको हम लोग देखेंगे। इनकी मृत्यु जो है वो 19 नवंबर 1982 में 60 के एज में फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया यूएस में हुआ था। नेशनैलिटी ये कनाडियन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट रहे हैं। एजुकेशन आप लोग देख सकते हैं सेंट जॉन्स टेक्निकल हाई स्कूल से हुआ है। अल्मा मीटर जो इनका है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा से बीएससी इन्होंने किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से बीए किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये शिकागो यूनिवर्सिटी में एमए अपना कंप्लीट करते हैं और फिर पीएचडी करते हैं। इनको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके लिए जाना जाता है, जो कि यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं इरविंग गॉफमैन से रिलेटेड वो लगभग यहीं से पूछ दिए जाते हैं। ये आखिर में किस लिए जाने जाते हैं समाजशास्त्र में, तो कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जो कि आप लोग जरूर से याद रखिएगा। जिसमें पहला टर्म आता है टोटल इंस्टीट्यूशन के टर्म से ये जाने जाते हैं। अगर टोटल इंस्टीट्यूशन की बात आती है तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि इरविंग गॉफमैन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। हिंदी में इसे संपूर्ण संस्था कहते हैं। वेरियस सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट कॉन्सेप्ट के लिए भी ये जाने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है ड्रामाटर्जी का। दूसरा है इंट्रैक्शन रिचुअल, स्टिग्मा, साइन व्हीकल, टाई साइंस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइन व्हीकल के बारे में आप लोगों को शायद नहीं पता हो, ये आप लोगों को पहली बार पता चल रहा हो। हालांकि ड्रामाटर्जी के बारे में आप लोगों को पता है, इंट्रैक्शन रिचुअल के बारे में आप लोगों को पता है, स्टिग्मा के बारे में पता है, बट साइन व्हीकल को मैंने भी यहाँ पे पहली बार देखा है। टाई साइंस के कॉन्सेप्ट के नाम से भी ये जुड़ा हुआ है इरविंग गॉफमैन का नाम, इम्प्रेशन मैनेजमेंट। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट हैं जिनके लिए ये जाने जाते हैं। अभी अवार्ड्स इनको कौन कौन से दिए गए हैं ये देख लेते हैं। तो अमेरिकन एकेडमी यहाँ पे ऑफ है। आर्ट्स एंड साइंसेस इनको 1969 में दिया गया था। गुगेनहेम फेलोशिप जो है 1977 में दिया गया था। कूले मीड अवार्ड इनको 1979 में दिया गया था। मीड अवार्ड इनको सेपरेटली जो है वो 1983 में। तो कूले मीड अवार्ड 1989 में ये लिए हैं और मीड अवार्ड 1983 में। इनको ये मीड अवार्ड जो है ये मरणोपरांत दिया गया था, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1982 में ही इनकी डेथ हो गई थी। कुछ साइंटिफिक कैरियर की अगर बात करें तो ये किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म से जुड़े हुए हैं, अर्थात प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से जुड़े हुए हैं। इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूशन से ये जुड़े हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एबोलिशन ऑफ इनवॉलेंटरी मेंटल हॉस्पिटलाइजेशन। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिससे ये जुड़े हुए थे। इनकी थीसिस का टॉपिक क्या था, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग याद रखिएगा। कम्युनिकेशन कंडक्ट इन एन आइलैंड, ये आइलैंड कम्युनिटी, ये पूरा है कम्युनिकेशन
कंडक्ट इन एन आइलैंड कम्युनिटी। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो थीसिस के नाम हैं या बुक्स के नाम हैं उनको आप लोग इंग्लिश में ही याद किया करिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हिंदी के भी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इसी नाम से हिंदी में ट्रांसलेट करके पूछ दिया जाता है। डॉक्टरल एडवाइज़र इनके कौन थे? तो डब्ल्यू लॉर्ड वार्नर थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अदर एकेडमिक एडवाइज़र्स में एंसेल्म स्ट्रॉस का नाम आता है। तो ये दो ऐसे थिंकर हैं जो कि इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो डॉक्टरल इन्होंने किया था वो डब्ल्यू लॉर्ड वार्नर के निर्देशन में किया था। तो पहला पेज पे इनका एक हम लोग ब्रीफ, इन्होंने क्या अचीव किया, किस लिए समाजशास्त्र में इनको जाना जाता है, इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ यहाँ पे फैक्ट समझ लिए हैं। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा समझते हैं। सॉरी। इरविंग गॉफमैन 11 जून 1922 से 19 नवंबर 1982 तक इनका जीवन काल रहा। कनाडा में जन्मे अमेरिकी समाजशास्त्री, सामाजिक मनोवैज्ञानिक और लेखक थे, जिन्हें कुछ लोग 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली अमेरिकी समाजशास्त्री मानते थे। 2007 में द टाइम्स हायर एजुकेशन गाइड ने उन्हें मानविकी और सामाजिक विज्ञान में पुस्तकों के छठे सबसे उद्धृत लेखक के रूप में सूचीबद्ध किया था। गॉफमैन अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के 73वें अध्यक्ष थे। सामाजिक सिद्धांत में उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान जो है वो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का अध्ययन है। इसी यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, हम लोग इसी सिलेबस के जो कॉन्सेप्ट है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, उसी के अंतर्गत हम लोग इरविंग गॉफमैन को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सामाजिक सिद्धांत में उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान जो है वो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का रहा है। इसने नाटकीय विश्लेषण का रूप ले लिया, जिसकी शुरुआत उनकी 1956 में पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ से हुई। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये इनकी सबसे पहली पुस्तक रही है। 1956 में द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ जो प्रकाशित हुई थी, लेकिन यही पुस्तक जो है इनकी सबसे ज़्यादा फेमस बुक है। गॉफमैन ने अन्य प्रमुख कार्यों में अगर देखें गॉफमैन के, तो असाइलम्स है 1961, स्टिग्मा 1963, इंटरैक्शन रिचुअल 1967, फ्रेम एनालिसिस 1974 और फॉर्म्स ऑफ टॉक 1981। ये इनकी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स बोलें तो है। अगर हम लोग कभी भी इरविंग गॉफमैन के बारे में पढ़ते हैं तो जो इनकी बुक्स की ये लिस्ट है वो हमको हर जगह दिखाई देती है। उनके अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों में रोज़मर्रा की जिंदगी का समाजशास्त्र, सामाजिक संपर्क, स्वयं का सामाजिक निर्माण, अनुभव का सामाजिक संगठन अर्थात फ्रेमिंग, और सामाजिक जीवन के विशेष तत्व जैसे कुल संस्थाएं और कलंक आदि शामिल हैं। स्टिग्मा और टोटल इंस्टीट्यूशन, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो इनके द्वारा दिए गए हैं। ओके, जीवनी की अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में ब्रीफ समझ लेते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि किसी विचारक को अगर समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, तो उसकी जीवनी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास होता है या निर्माण होता है वो उसके अपने जो जीवन के अनुभव होते हैं उन्हीं से होता है। गॉफमैन का जन्म 11 जून 1922 को मैनविल, अल्बर्टा, कनाडा में मैक्स गॉफमैन और एनी गॉफमैन नी एवरबैग के घर में हुआ था। 1937 से गॉफमैन ने विन्नीपेग के सेंट जॉन्स टेक्निकल हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहां उस वर्ष उनका परिवार चला गया था। 1939 में उन्होंने रसायन विज्ञान में पढ़ाई के लिए मैनिटोबा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई बाधित कर दी और जॉन ग्रियर्सन द्वारा स्थापित कनाडा के राष्ट्रीय फिल्म बोर्ड के लिए फिल्म उद्योग में काम करने के लिए ओटावा चले गए।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने चूँकि वहाँ के राष्ट्रीय फिल्म बोर्ड के मीन्स कुल कहने का मतलब यही है कि ये फिल्म इंडस्ट्री से भी कुछ समय के लिए जुड़े हुए थे। तो अगर इरविंग गॉफमैन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोग इनका अग्रमंच या पार्श्वमंच या फिर जिसे हम लोग फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज, ड्रामा, ये सारे टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इनकी खुद की लाइफ से ही ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो निकल के आए हैं। बाद में उनकी समाजशास्त्र में रुचि विकसित हुई। साथ ही इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध उत्तरी अमेरिकी समाजशास्त्री डेनिस रॉन्ग से हुई। उनकी मुलाकात ने गॉफमैन को मैनिटोबा विश्वविद्यालय छोड़ने और टोरंटो विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने CWM हार्ट और रे बर्डविस्टेल के तहत अध्ययन किया। 1945 में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में BA के साथ स्नातक की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। बाद में वह शिकागो विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने समाजशास्त्र में MA 1949 में और PhD 1953 में उपाधि प्राप्त की। अपने डॉक्टरेट शोध प्रबंध के लिए दिसंबर 1949 से 1951 तक वह शेटलैंड द्वीप समूह के आंस्ट द्वीप पर रहे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है। अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि शेटलैंड द्वीप समूह पे अध्ययन किसका रहा या आंस्ट द्वीप पे अध्ययन किसका रहा, किस विचारक का नाम जुड़ के आता है, तो ये इरविंग गॉफमैन है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विकिपीडिया के जो सोर्सेज हैं वो मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जहाँ पे ये सारे फैक्ट्स नहीं मिल पाते हैं जो कि हमें विकिपीडिया पे देखने को मिलते हैं। नृवंश विज्ञान डेटा इन्होंने एकत्र किया। गॉफमैन का शोध प्रबंध जिसका शीर्षक था एक द्वीप समुदाय के में संचार आचरण, जैसा कि यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में देखे थे, इंग्लिश टर्म आप लोगों को याद रहना चाहिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, कम्युनिकेशन कंडक्ट इन एन आइलैंड कम्युनिटी। तो ये इंग्लिश में इसका नाम है। हिंदी में जो नाम निकल के आता है वो है एक द्वीप समुदाय में संचार आचरण 1953। और W. लॉयड वार्नर, डोनाल्ड हार्टन और एंसलम स्ट्रॉस, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अतिरिक्त जो उनके साथ संबंधित विचारक थे तो एंसलम स्ट्रॉस भी थे। तो इनकी देखरेख में इन्होंने अपना PhD कार्य पूरा किया था। लेकिन जो मेन थिंकर आते हैं PhD थेसिस में इनके जिसको इन्होंने गाइड किया था तो वो W. लॉयड वार्नर हैं। ओके 1952 में गॉफमैन ने एंजेलिका शोयलर चोएट, जिनका उपनाम इन्हें स्काई के नाम से जाना जाता था, से शादी की। 1953 में उनके बेटे थॉमस का जन्म हुआ। एंजेलिका को मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ा और 1964 में आत्महत्या से उनकी मृत्यु हो गई। अपने एकेडमिक करियर के अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहली वाइफ की उनकी डेथ कैसे होती है और आप लोग इन्होंने किस पे काम किया है ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो पर्सनल लाइफ से इनका काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है इनका काम भी जो है, तो अभी हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्टिग्मा है, एजाइलम्स है, ये सारी बुक्स जो हैं वो लगभग इस तरीके की घटनाओं से रिलेटेड अपने आप को देखती है। अपने अकादमिक करियर के अलावा गॉफमैन शेयर बाजार और जुए में अपनी रुचि और सापेक्ष सफलता के लिए जाने जाते थे। एक समय अपने शौक और नृवंश विज्ञान अध्ययन की खोज में वह लास वेगास कैसीनो में 1981 में गॉफमैन ने समाजशास्त्री गिलियन सैंकोप से शादी की। तो यहाँ पे इनकी भेंट होती है समाजशास्त्री गिलियन सैंकोप से और इन्होंने विवाह कर लिया। अगले वर्ष उनकी बेटी एलिस का जन्म हुआ और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी जो बेटी है वो भी समाजशास्त्री हैं। 1982 में गॉफमैन की 19 नवंबर को पेट के कैंसर से फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में मृत्यु हो गई। तो ये इनकी एक ब्रीफ जीवनी थी। अब इनके कैरियर की बात कर लेते हैं। तो गॉफमैन ने अर्नेस्ट पर जो शोध किया
उन्होंने अपना पहला प्रमुख काम द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1956 लिखने के लिए प्रेरित किया। तो अगर देखें तो मोस्टली जो इनका शोध वर्क था, जो भी इन्होंने किया था, तो जो बुक ये लिखे द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, चूँकि इन्होंने अंश जो द्वीप था या आइलैंड था उस पे इन्होंने अपना शोध कार्य किया था, तो ये बुक जो है वो उसी से संबंधित है और काफ़ी कुछ कंटेंट इसमें उसी से रिलेटेड है। शिकागो विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद 1954 से 57 में वह बेथेस्डा मैरीलैंड में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में एथलेटिक निदेशक के सहायक थे। वहाँ किए गए प्रतिभागियों के अवलोकन से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने चूँकि जो मैरीलैंड में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान था, तो इसमें चूँकि वहाँ पे निदेशक के सहायक थे, तो वहाँ पे जो भी लोग थे उनको वो देख रहे थे और इनके अवलोकन से मानसिक बीमारी और कुल संस्थाओं पर उनके निबंध सामने आए, जिससे उनकी दूसरी पुस्तक अजाइलम्स एसेस ऑन द सोशल सिचुएशन ऑफ मेंटल पेशेंट्स एंड अदर इनमेट्स 1961 बनी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उनकी साथ जो जो घटनाएं घटी हैं उन्हीं से रिलेटेड इनकी बुक्स भी निकल के आई है। 1958 में गॉफमैन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में समाजशास्त्र विभाग के एक संकाय सदस्य बने, पहले एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, फिर 1962 में एक पूर्ण प्रोफेसर के रूप में इन्होंने स्थान ग्रहण किया या पद ग्रहण किया। 1968 में वह समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में बेंजामिन फ्रैंकलिन चेयर प्राप्त करने के लिए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय चले गए, जो मुख्य रूप से बर्कले के पूर्व सहयोगी डेल हाइम्स के प्रयासों के कारण था। 1969 में वह अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के फेलो बन गए। 1970 में गॉफमैन अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एवोल्यूशन ऑफ इनवॉलेंटली मेंटल हॉस्पिटलाइजेशन के सह संस्थापक बने और इसके प्लेटफॉर्म स्टेटमेंट के सह लेखन बने। तो यहाँ पे आप लोगों को जितने फैक्ट्स मिल रहे हैं ये सारे हम लोगों ने फ्रंट पेज पे डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला पेज था 1971 में उन्होंने रिलेशंस इन पब्लिक प्रकाशित की। तो यहाँ पे ये इनकी एक बुक निकल के आती है, रिलेशंस इन पब्लिक, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखे गए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में अपने कई विचारों को एक साथ जोड़ा था। उनकी एक और प्रमुख पुस्तक फ्रेम एनालिसिस, ये बुक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेम एनालिसिस 1974 में आई। उन्हें 1977-78 के लिए 1979 में गॉफमैन को अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के सामाजिक मनोविज्ञान अनुभाग से विशिष्ट छात्रवृत्ति के लिए कूली मीड पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह 1981-82 में सेवा करते हुए अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के 73वें अध्यक्ष चुने गए, लेकिन बढ़ती बीमारी के कारण व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति का भाषण देने में असमर्थ थे। 1982 आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यही सन है जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। मरणोपरांत 1983 में गॉफमैन को प्रतीकात्मक सहभागिता के अध्ययन के लिए सोसाइटी से मीड पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये इनके कुछ अचीवमेंट थे। अब अगर बात करें कि इरविंग गॉफमैन पे आखिर में प्रभाव किसका पड़ा था, तो किन किन घटनाओं का या किन किन विचारकों का प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला नाम आता है गॉफमैन जो हैं वो हर्बर्ट ब्लूमर, एमिल दुर्खीम, सिगमंड फ्रायड, एवरेट ह्यूजेस, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन, टैलकट पार्सन्स, अल्फ्रेड सूज, जॉर्ज सिमेल, डब्ल्यू लॉर्ड वार्नर से प्रभावित थे। तो यहाँ बहुत सारे थिंकर्स आप लोगों को दिखेंगे जिन्होंने अगर बात करें सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की, तो इन लोगों ने भी काफ़ी हद तक बात की है। हालांकि कुछ थिंकर्स हैं जो कि आप लोगों को जैसे एमिल दरखाइम दिखेंगे या फिर टैलकट पार्सन्स दिखेंगे, तो बाकी अल्फ्रेड सूज हैं, हर्बर्ट ब्लूमर हैं, रेडक्लिफ ब्राउन को भी हम देखेंगे। तो जो इन्होंने काफ़ी कुछ ये बोलेंगे कि जाके और ट्राइब्स के बीच में इन्होंने चूँकि अध्ययन किया था, तो काफ़ी कुछ ऐसे इन लोगों के अध्ययन रहे हैं जिससे कि
गॉफमैन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। टॉम बर्न्स के अनुसार, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टॉम बर्न्स का नाम आता है। टॉम बर्न्स के अनुसार ह्यूज अपने शिक्षकों में सबसे प्रभावशाली थे। गैरी एलन फाइन और फिलिप मैकिंग, ये दो नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा। गैरी एलन फाइन और फिलिप मैकिंग ने कहा है कि गॉफमैन कभी भी अन्य सिद्धांतकारों के साथ गंभीर बातचीत में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके काम ने एंथनी गिडेंस, जुर्गन हैबरमास सहित कई समकालीन समाजशास्त्रियों को प्रभावित किया है। हालांकि गॉफमैन अक्सर समाजशास्त्रीय विचार के प्रतीकात्मक अंतःक्रिया स्कूल से जुड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को इसके प्रतिनिधि के रूप में कभी नहीं देखा, और इसलिए फाइन और मैकिंग, ये नाम आप लोग देख सकते हैं, फाइन और मैकिंग, इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह समाजशास्त्रीय विचार के एक विशिष्ट स्कूल में आसानी से फिट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है। आप लोगों को हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि ये कौन से विचारक थे जिन्होंने कहा था कि जो इरविंग गॉफमैन है वो समाजशास्त्रीय विचार के एक विशिष्ट स्कूल में आसानी से फिट नहीं होते हैं। तो वो फाइन और मैनिंग थे। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो कि हम लोगों के सामने दिखता है और हम लोग बिल्कुल ब्लाइंडली कुछ भी नहीं समझ पाते हैं कि अरे इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिए गए। उनके विचारों को कई प्रमुख विषयों तक सीमित करना कठिन है। उनके काम को मोटे तौर पर एक तुलनात्मक गुणात्मक समाजशास्त्र विकसित करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य मानव व्यवहार के बारे में सामान्यीकरण उत्पन्न करना है। गॉफमैन ने इम्प्रेशन प्रबंधन को एक व्यक्ति द्वारा मौखिक या गैर मौखिक रूप से अपने आसपास के लोगों के लिए एक स्वीकार्य छवि पेश करने के प्रयासों के रूप में परिभाषित किया है। इम्प्रेशन प्रबंधन, ये आप लोग टर्म याद रखिएगा। यह परिभाषा गॉफमैन के इस विचार पर आधारित है कि लोग खुद को उसी तरह देखते हैं जैसे दूसरे उन्हें देखते हैं। तो हम अपने आप को उसी तरीके से देखते हैं, जस्ट लाइक मिरर इमेज की बात करें तो हम अपने आप को उसी तरीके से देख पाते हैं या अपने लिए समझ पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं जैसे कि दूसरे लोग हमको देखते हैं। इसलिए वे खुद को ऐसा देखने का प्रयास करते हैं जैसे कि वे बाहर देख रहे हों। गॉफमैन उन सूक्ष्म तरीकों की खोज करने के लिए भी समर्पित थे जिनके द्वारा मनुष्य स्वीकार्य छवियां प्रस्तुत करते हैं। ऐसी जानकारी छुपाना जो किसी विशेष स्थिति के लिए छवियों के साथ विरोधाभासी हो सकता है, जैसे कि नौकरी के लिए आवेदन करते समय टैटू छिपाना जिसमें टैटू जो है वो अनुपयुक्त होगा, या गुड़ियों को इकट्ठा करने, उनसे बातचीत करने जैसे विचित्र जुनून को छिपाना जिसे समाज असामान्य मान सकता है। अगर हम मान लेते हैं किसी की कोई जॉब के लिए हम आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि जो हॉबी पूछी जाती है या हमारी रुचि किस में है, तो हम इस टाइप की रुचि बताते हैं। हमें हो सकता है कि इंटरेस्ट किसी और में हो, जैसे खाना बनाना हमें बहुत अच्छा लगता हो या कुछ और चीज़ें अच्छी लगती हो, लेकिन जब हम अगर किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे हम अपनी रुचियों को बदल देते हैं कि सामने वाले को क्या पसंद है, वो क्या सुनना चाहता है, किस पोस्ट के लिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल देखें कि अगर हम आईएएस के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक उस तरीके की हम रुचि को अपना मेंशन करेंगे जो कि उन लोगों को भी अच्छा लगे कि अच्छा इसमें लग रहा है कि हाँ जो सामने वाला कैंडिडेट है उसके इंटरेस्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो उसके अगर कुछ अटपटे से हैबिट्स होंगे, रुचियाँ होंगी, तो उसको छुपा देगा कि अरे ये हम वहाँ नहीं बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। तो यही बात इरविंग गॉफमैन कहते हैं और इसी को इन्होंने इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहा है या इम्प्रेशन प्रबंधन कहा है, क्योंकि हमको अगर किसी से बातचीत करनी है अपनी रुचियों के बारे में तो सामने वाला कितना इम्प्रेस हो रहा है हमारी बातों से, ये हम ध्यान में रखते हुए करते हैं। गॉफमैन ने जीएस मीड और हर्बर्ट ब्लूमर को इस मामले में पीछे छोड़ दिया कि हालांकि उन्होंने लोगों के
खुद को समझने के तरीके को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्हें वास्तविक भौतिक निकटता या इंटरैक्शन ऑर्डर में अधिक रुचि थी जो स्वयं को ढालता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो गॉफमैन का मानना था कि प्रभाव प्रबंधन तभी हासिल किया जा सकता है जब दर्शक किसी व्यक्ति की आत्मधारणा के साथ तालमेल बिठाए। यदि दर्शक किसी द्वारा प्रस्तुत की जा रही छवि से असहमत है तो उनकी आत्म प्रस्तुति बाधित हो जाती है। अब जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें कि अगर कोई फिल्म है या सीरियल है या नाटक है तो उसमें जो कैरेक्टर दिया गया है और ऑडियंस जो सोच रही है कि यही कैरेक्टर ऐसा होगा, देखने में आएगा और उसके जो बिहेवियर हैं, एक्ट हैं, वो उसी तरीके के होंगे, तो ये देखने में आता है कि जो एक्टर है जो काम कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, वो भी उसी तरीके से उसी एक्ट में डूब के काम करता है ताकि ऑडियंस को पसंद आए। लोग अपनी छवि इस आधार पर प्रस्तुत करते हैं कि समाज कैसे सोचता है कि उन्हें किसी विशेष स्थिति में कार्य करना चाहिए। कैसे कार्य करना है यह निर्णय स्थिति की परिभाषा की अवधारणा पर आधारित होती है। सभी परिभाषाएं पूर्व निर्धारित हैं और लोग जिस स्थिति में हैं उसके लिए उचित व्यवहार चुनकर यह चुनते हैं कि वे कैसे कार्य करेंगे। अभी जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई हमारे घर पे आता है या कोई हमारा दोस्त मित्र आता है तो हम उससे चहचहा के हंसते हुए बात करेंगे, मिलेंगे, ताकि उसको भी अच्छा लगे कि अगर बहुत दिन बाद मिले हैं तो हम न चाहते हुए भी हम उसी तरीके से मिलेंगे कि जैसी उसको उम्मीद हो हमसे कि हाँ अरे हम इतने दिन बाद मिले हैं तो ये भी इतना ज़्यादा प्रतीक्षा किया हमसे मिलने के लिए, तो उसी तरीके का हम रिएक्शन भी देते हैं। गॉफमैन भी इस अवधारणा के लिए विलियम थॉमस से प्रेरणा लेते हैं। थॉमस का मानना है कि लोग एक विशेष सामाजिक वर्ग में पैदा होते हैं और उनके सामने आने वाली स्थितियों की परिभाषा उनके लिए पहले से ही परिभाषित की गई रहती है। जैसे कि किस वर्ग के लोग किस तरीके की लाइफ स्टाइल जीते हैं, क्योंकि जिस तरीके की लाइफ स्टाइल जीते हैं उसी से उनका सोसाइटी में जो स्टेटस है या क्लास है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जब उच्च वर्गीय पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति ब्लैक टाई के चक्कर में आता है तो स्थिति की परिभाषा यह है कि उन्हें अपने शिष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए और अपने वर्ग के अनुसार कार्य करना चाहिए। अर्थात यहाँ पे मीनिंग ये निकल के आती है कि अगर कोई हाई प्रोफाइल का, हाई स्टेटस का कोई पर्सन है तो उसके रहन सहन ऐसे वो खुद बना के रखेगा, दिखाएगा कि सामने वाला ये देखते ही समझ जाए कि मैं किसी हाई प्रोफाइल या हाई क्लास का पर्सन हूँ। सॉरी। बहरहाल फाइन और मैनिंग का कहना है कि गॉफमैन 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। इलियट और टर्नर उन्हें एक श्रद्धेय व्यक्ति, एक अवैध सिद्धांतकार जो समाजशास्त्री कल्पना का सर्वोत्तम उदाहरण देने के लिए आए और शायद पहले उत्तर आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतकार के रूप में देखते हैं। ये बात हो रही है इलियट और टर्नर की कि इन्होंने इस रूप में इनको इरविंग गॉफमैन को देखा है। अब इनके अगर कार्य की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं गॉफमैन ने के प्रारंभिक कार्यों में जो अर्ली स्टेजेस में इन्होंने कुछ राइटिंग किए थे तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो उनके स्नातक लेखन शामिल हैं जिस समय ये बीए कर रहे थे। उनके मास्टर की थीसिस एक रेडियो सोप ओपेरा बिग सिस्टर के लिए दर्शकों की प्रतिक्रियाओं का एक सर्वेक्षण था। इसके सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से उनकी अनुसंधान पद्धति की आलोचना थी, प्रयोगात्मक तर्क और चर विश्लेषण। इस अवधि में अन्य लेखों में जो है कुछ ऐसे आप लोग यहाँ पे जो बुक्स आप लोगों को दिख रही है वो आप लोगों को नॉर्मली इरविंग गॉफमैन की बुक्स में नहीं देखने को मिलेगी, तो ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये बुक्स जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं। सिंबल्स ऑफ क्लास स्टेटस, ये नाम आप लोगों ने इस बुक का नहीं सुना होगा। 1991, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसे रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। और ऑन कूलिंग द मार्कआउट, ये जो है ये लेखन भी इरविंग गॉफमैन का है। ये 1952 में
हुआ था प्रकाशित। उनके डॉक्टरेट शोध प्रबंध एक द्वीप समुदाय में संचार आचरण 1953 में ने आमने सामने बातचीत में संचार रणनीतियों का एक मॉडल प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से लोग आमने सामने बातचीत करते हैं, और इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि रोज़मर्रा के अनुष्ठान जो होते हैं वो स्वयं के सार्वजनिक अनुमानों को कैसे प्रभावित करते हैं। अब जैसे बहुत सी सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं कि अगर मान लेते हैं कि हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है और हमें अगर नहीं पता है, तो आप लोग देखेंगे कि ऐसे ही सारे सामान जो होते हैं घर के बिखरे हुए पड़े रहेंगे। लेकिन अगर कोई हमें बोल दिया कि हम 2 घंटे बाद आपके घर आने वाले हैं, तो ये हमारी अपनी खुद की प्लानिंग हो जाती है कि जो कम से कम हॉल है, किचन है, रूम है, ये सारे हम व्यवस्थित कर दें, क्योंकि हो सकता है कि जो मेरा फ्रेंड आ रहा हो या आ रही हो वो आएगी बैठेगी तो क्या सोचेगी कि अरे कैसे सब बिखरा हुआ है। उसके लिए हम कुछ चाय नाश्ते के लिए इंतज़ाम भी कर दें। तो ये जो चीज़ें होती हैं आखिर में सामने वाले के बारे में हम ध्यान रखते हुए और जो भी स्टेप रहता है वो उठाते हैं। यहाँ पे अब इनकी जो बुक्स हैं उनके एक एक हम लोग देख लेते हैं, कि उन बुक्स में आखिर में ब्रीफली समझ लेते हैं कि क्या कहा गया है। यहाँ पे पहला जो है स्वयं की प्रस्तुति। इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्वयं की प्रस्तुति आप लोग देख सकते हैं। इनकी बुक जो है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि स्वयं की प्रस्तुति की अवधारणा इन्होंने अपनी किस पुस्तक में दी है। सॉरी। गॉफमैन की जब द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1956 में प्रकाशित हुई थी, 1959 में एक संशोधित संस्करण के साथ उन्होंने अपने डॉक्टरेट शोध प्रबंध से पुस्तक के मूल विचारों को विकसित किया था। यह गॉफमैन की पहली और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी, जिसके लिए उन्हें अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन का 1961 मैकाइवर पुरस्कार मिला था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पुस्तक के लिए इनको 1961 का मैकाइवर पुरस्कार दिया गया था। गॉफमैन आमने सामने की बातचीत में होने वाली नाटकीय प्रदर्शनों का वर्णन करते हैं। उनका मानना है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह अपनी सेटिंग, उपस्थिति और तरीके को बदलकर दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके बारे में बनाई गई धारणा को नियंत्रित या निर्देशित करने का प्रयास करता है। तो अगर सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में ये सोचता है कि हम बहुत ज़्यादा अनुशासित किस्म के हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, या हमारी विचार जो है इस तरीके की है, तो हम जब उस व्यक्ति से मिलते हैं तो उसी तरीके से हम बिहेव भी करते हैं। जैसे कि बहुत ही सिंपल सा अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो हम दोस्तों से जिस तरीके से व्यवहार करते हैं वैसे अपने माता पिता से नहीं करते हैं, या फिर वैसे अपने टीचर से नहीं करते हैं जैसे कि माता पिता और दोस्तों से व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सामने वाले का एक्सपेक्टेशन क्या है, हमसे उम्मीद क्या है, उसी तरीके का व्यवहार हम करते हैं। उसी समय दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के बारे में धारणा बनाने और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है कि अच्छा ये हमसे ऐसे बात करता है, मीन्स इसका नेचर जो है वो ऐसा है। गॉफमैन का यह भी मानना है कि सामाजिक संपर्क में भाग लेने वाले खुद को या दूसरों को शर्मिंदा करने से बचने के लिए कुछ खास प्रथाओं में संलग्न होते हैं। समाज सजातीय नहीं है, हमें अलग अलग सेटिंग्स में अलग अलग तरीके से कार्य करना चाहिए। यहाँ पे इनकी बातों को समझ के आप लोगों को लग रहा होगा कि इरविंग गॉफमैन ने कितनी ज़्यादा डीपली अध्ययन किया है। एक एक मीन्स ये हम लोगों के साथ नॉर्मली होता है। अगर सपोज हम कुछ ऐसा अपने दोस्तों से कुछ बात करने भी वाले होते हैं तो आप लोग देखेंगे कि कुछ भी हम लोग ऐसा हंसी मजाक में बोल देंगे और हो सकता है कि सामने वाले को बुरा लग रहा हो, तो हम लोग तुरंत अपना टोन चेंज कर देंगे और बोल देंगे अरे ये तो हम मजाक कर रहे थे। या फिर होता है कि ये हमें लगता है कि सामने वाले को मजाक पसंद नहीं है तो हम मजाक करते हैं लेकिन फिर बोल देते हैं कि अरे यार ये तो हम मजाक कर रहे थे, हम ऐसा कुछ भी सीरियसली नहीं बोल रहे थे। या फिर अगर हम कुछ सीरियस बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे देखो इसको बिल्कुल मजाक में नहीं लेना, ये बात मैं बहुत ही सीरियसली कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
इस मान्यता ने गॉफमैन को उनके नाटकीय विश्लेषण की ओर प्रेरित किया। उन्होंने लोगों द्वारा अपने दैनिक जीवन में किए गए कार्यों और नाट्य प्रदर्शनों के बीच एक संबंध देखा। एक सामाजिक संपर्क में, जैसे कि एक नाटकीय प्रदर्शन में एक मंच क्षेत्र होता है जहां अभिनेता लोग दर्शकों के सामने आते हैं। यह वह जगह है जहां सकारात्मक आत्म अवधारणाएं और वांछित प्रभाव पेश किए जाते हैं, क्योंकि उम्मीद ऐसी होती है कि हाँ, ये एक्टर है, ये रोल है, तो इसको इसी तरीके से एक्टिंग करना है। लेकिन एक मंच के पीछे भी है एक छिपा हुआ निजी क्षेत्र जहां लोग स्वयं रह सकते हैं और अपनी सामाजिक भूमिकाएं और पहचान छोड़ सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे कि अगर कोई जॉब करता है, तो जिस तरीके से अगर हम अपने प्रोफेशनल लाइफ को देखें, तो जब हम ऑफिस जाते हैं तो उस समय बॉस से हम जिस तरीके से बात करते हैं, उस तरीके से वो हमें न चाहते हुए भी बात उसी तरीके से करनी होती है, क्योंकि जो सामने हमारा बॉस होता है उसको हमसे वही उम्मीद होती है। लेकिन वहीं पे घर आते ही हमारा अपना बिहेवियर चेंज हो जाता है। इरविंग गॉफमैन यही सेम बात कहते हैं कि जब हम अगर मंच पे होते हैं, फ्रंट स्टेज पे होते हैं, तो ऑडियंस को क्या पसंद है हम उस तरीके का एक्ट करते हैं। वहीं पे जब हम बैक स्टेज पे जाते हैं या पार्श्व मंच पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा अपना जो रियल का ओरिजिनल नेचर होता है वो दिखाई देता है। यहाँ पे इन्होंने शरण स्थल की बात की है। ये इसका जिक्र इन्होंने अपनी बुक असाइलम्स में किया है। गॉफमैन को कभी कभी संपूर्ण संस्था शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि फाइन और मैनिंग ने ध्यान दिया कि उन्होंने इसे किसी भी संस्था के संदर्भ में एवरेट ह्यूजेस के व्याख्यानों में सुना था, जिसमें लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है और जिसमें व्यवहार को विनियमित किया जाता है। चाहे गॉफमैन ने शब्द गढ़ा हो, उन्होंने अपनी 1961 की पुस्तक एजाइलम्स एसेस ऑन द सोशल सिचुएशन ऑफ मेंटल पेशेंट्स एंड अदर इनमेट्स से इसे लोकप्रिय बनाया गया था। पुस्तक को संपूर्ण संस्था की अवधारणा के नींव वंश विज्ञान के रूप में वर्णित किया गया है। यह मनोरोग अस्पतालों में मानसिक रोगियों की सामाजिक स्थिति की पहली समाजशास्त्री परीक्षाओं में से एक थी और मानसिक बीमारी के सामाजिक पहलुओं को समझने में एक बड़ा योगदान था। पुस्तक में 4 निबंध शामिल हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एजाइलम्स जो है वो 4 पार्ट में है, 4 निबंध हैं इसके। तो जिसमें पहला है कुल संस्थाओं की विशेषताएं 1957, मानसिक रोगी का नैतिक कैरियर 1959, द अंडर लाइफ ऑफ अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, अ स्टडी ऑफ वेज ऑफ मेकिंग आउट इन अ मेंटल हॉस्पिटल, ये तीसरा है। और द मेडिकल मॉडल एंड मेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रिकरिंग ट्रेड्स ऑफ उलटफेर पर ये यहाँ से द मेडिकल मॉडल ऑफ मेंटल हॉस्पिटलाइजेशन ट्रिकरिंग ट्रेड्स, इसके उलटफेर पर कुछ नोट्स हैं। पहले 3 मरीजों के अनुभवों पर केंद्रित हैं। तो जो पहले 3 हैं ये और ये जो हैं वो जो पेशेंट्स थे उन पे केंद्रित है। आखिरी जो है वो पेशेवर ग्राहक की बातचीत पर। गॉफमैन मुख्य रूप से मनोरोग अस्पताल में भर्ती के विवरण और उस प्रक्रिया के प्रकृति के प्रभावों से चिंतित हैं जिसे वह संस्थागतीकरण कहते हैं, अर्थात इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं। वह वर्णन करते हैं कि कैसे संस्थागतकरण लोगों को एक अच्छे रोगी किसी सुस्त, हानि रहित और अगोचर की भूमिका में समाजीकृत करता है। एक ऐसी स्थिति जो बदले में गंभीर मानसिक बीमारी में कुल संस्थाएं लोगों की बातचीत को बहुत प्रभावित करती हैं। फिर भी ऐसी जगहों पर भी लोग अपनी भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करने और अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करने के तरीके ढूंढते हैं। शरणास्थलों को कई देशों में मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियों के सुधार को उत्प्रेरित करने में मदद करने का श्रेय दिया गया है, जिससे बड़े मानसिक अस्पतालों और उनमें बंद लोगों की संख्या में कमी आई और यह मनोरोग विरोधी आंदोलन में भी प्रभावी था।
सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार की बात ये करते हैं और ये इनकी पुस्तक बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस में इसका जिक्र किया गया है। गॉफमैन फिर से रोज़मर्रा की सार्वजनिक बातचीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह कई प्रकार की सार्वजनिक सभाएं, स्थितियां, सामाजिक अवसर और दर्शकों के प्रकार अर्थात परिचित बनाम अपरिचित की, हम परिचित से बात कर रहे हैं या फिर अपरिचित से बात कर रहे हैं, इनके बीच वो अंतर करते हैं। यहाँ पे बात कलंक की भी उन्होंने की है, इसको इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। गॉफमैन की पुस्तक स्टिग्मा नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्पॉइल्ड आइडेंटिटी, अर्थात एक ऐसी आइडेंटिटी जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, इस बात की जांच करती है कि कैसे जब लोग व्यवहार या उपस्थिति में अनुमोदित मानकों से हटते हैं तो अपनी पहचान की रक्षा करने के लिए मुख्य रूप से छिपाकर अपने बारे में धारणाओं का प्रबंधन करते हैं। कलंक उस शर्मिंदगी से संबंधित है जो एक व्यक्ति तब महसूस करता है जब वह अन्य लोगों के मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, जैसे कि अगर कोई अपराधी हो जाता है या फिर कोई चोर हो जाता है या फिर मर्डरर हो जाता है, तो ये जो होता है वो शर्मिंदगी का अनुभव कराता है और बदनाम होने का डर होता है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी कमियों को प्रकट नहीं कर पाता है। इस प्रकार आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति द्वारा सामना किए जाने के डर से उस जानकारी को छिपा सकता है। तो ये बात इन्होंने बिहेवियर इन स्टिग्मा नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्पॉइल्ड आइडेंटिटी में की है। अगला हम लोग देख लेते हैं अंतःक्रिया अनुष्ठान, अर्थात इंटरैक्शन रिचुअल की बात इन्होंने की है। इनकी जो बुक है इंटरैक्शन रिचुअल फेस टू फेस बिहेवियर, तो गॉफमैन इस पर निबंध 6 निबंधों का एक संग्रह है। अब यहाँ पे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि इंटरैक्शन रिचुअल जो इरविंग गॉफमैन की बुक है वो कितने पार्ट में है, तो ये 6 निबंधों पे आधारित है। पहले 4 मूल रूप से 1950 के दशक में प्रकाशित हुए थे, 5वें 1964 में प्रकाशित हुआ और अंतिम संग्रह के लिए लिखा गया था। इसमें ऑन फेस वर्क 1955, द नेचर ऑफ द डिफरेंस एंड डेमोनोर 1956, शर्मिंदगी और सामाजिक संगठन 1956, इंटरैक्शन से अलगाव 1957, मानसिक लक्षण और सार्वजनिक व्यवस्था 1964 और कार्रवाई कहाँ है। पहला निबंध ऑन फेस वर्क चेहरे की अवधारणा पर चर्चा करता है। ऑन फेस वर्क नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, जो कि दूसरों के साथ बातचीत करते समय एक व्यक्ति की सकारात्मक आत्म छवि होती है। जैसे कि हम किसी से मिलते हैं तो बहुत ही मुस्कुराते हुए मिलते हैं, और ताकि सामने वाले के लिए ये इमेज बने कि अरे मैं तो टेंशन लेती ही नहीं हूँ या लेता ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही कूल रहता हूँ, मैं हमेशा मस्त रहता हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही अच्छे से कट रही है। गॉफमैन का मानना है कि चेहरा बातचीत के समाजशास्त्रीय निर्माण के रूप में न तो व्यक्ति में अंतर्निहित है और न ही उसका स्थायी पहलू है। एक बार जब कोई दूसरे को अपनी एक सकारात्मक आत्म छवि प्रदान करता है तो उन्हें उस छवि को बनाए रखने और उसके अनुरूप जीने की आवश्यकता महसूस होती है। अब जैसे अगर आप लोगों को आज के सोशल मीडिया पे मोटिवेटर्स दिखेंगे तो आप लोगों को बहुत इस तरीके की उन लोगों की सिचुएशन दिखेगी कि हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हों, लेकिन वो आपसे जब मिलेंगे तो वो आपसे ऐसे बात करेंगे क्योंकि ऐसा लगेगा कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो उनकी इमेज ही ऐसी है कि हम आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करने के लिए बने हैं। तो इस तरीके से वो आपसे इंटरेक्ट भी यही करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन मेरे पास कोई प्रॉब्लम खुद है ही नहीं, क्योंकि मैं तो खुद ही एक मोटिवेटर हूँ। अगर व्यक्ति खुद को समाज में कैसे पेश करता है, इसमें असंगति, शर्मिंदगी और बदनामी का जोखिम उठाती है। इसलिए लोग यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहते हैं कि वे स्वयं को दूसरों के सामने प्रतिकूल रूप में प्रदर्शित न करें, क्योंकि हमारी इमेज तो यही है कि हमारी लाइफ बहुत मज़े से चली है। अभी जैसे अगर हम बहुत ही एक कॉमन सा एग्जांपल लें कि हस्बैंड वाइफ में अगर मान लेते हैं कि लोगों की ये इमेज है कि अरे ये हस्बैंड वाइफ बहुत ही परफेक्ट कपल है, इनमें कभी टेंशन होती ही नहीं है, कभी झगड़े नहीं होते हैं, ये हमेशा कूल रहते हैं। और अगर मान लेते
कहते हैं कि कभी बाई मिस्टेक दोनों में, चूँकि दोनों ह्यूमन बीइंग हैं, तो दोनों में कभी कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया, तो फिर वो क्या करेंगे कि अगर किसी तीसरे से मिलेंगे तो भले अपने मन में टेंशन है लेकिन उनसे स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए मिलेंगे, क्योंकि इमेज तो हमारी यही है कि हम दोनों जो हैं वो एक परफेक्ट कपल हैं। तो यहाँ पे जो इरविंग गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है वो कुल मिला के यही समझाता है, रणनीतिक बातचीत अर्थात स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन। गॉफमैन की पुस्तक स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन 1959 गेम थ्योरी में उनका योगदान है। यह शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी की विरासत और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के परिप्रेक्ष्य में गेम थ्योरी की संगतता पर चर्चा करता है। यह उनके कुछ कार्यों में से एक है जो स्पष्ट रूप से उस परिप्रेक्ष्य से जुड़ता है। गेम थ्योरी पर गॉफमैन के दृष्टिकोण को थॉमस सेलिंग के कार्यों का आकार दिया गया था। गॉफमैन वास्तविकता को खेल के एक रूप में प्रस्तुत करते हैं और इन नियमों और खिलाड़ियों द्वारा की जाने वाली विभिन्न चालों, अनजाने, भोला, आवरण, उजागर, प्रति उजागर, इस तरीके की चर्चा करते हैं। तो कुल मिला के यह है कि जब कोई प्लेयर्स खेलते हैं तो उनकी कौन सी भाव भंगिमा सब दिखती है, किस तरीके से वो लोग एक्ट करते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। फ्रेम विश्लेषण की बात ये करते हैं जिसे फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। इनकी बुक भी फ्रेम एनालिसिस है। गॉफमैन ने फ्रेमिंग और मनोवैज्ञानिक फ्रेम का विचार तैयार करने के लिए ग्रेगरी बेटसन को श्रेय दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो फ्रेमिंग की बात की है या फ्रेम एनालिसिस का, इसके कॉन्सेप्ट के लिए इन्होंने जो श्रेय दिया है वो ग्रेगरी बेटसन को दिया है। फ्रेम विश्लेषण अनुभव के संगठन पर एक निबंध जो कि फ्रेम एनालिसिस है 1974। गॉफमैन का यह समझाने का प्रयास है कि कैसे वैचारिक ढांचे अनुभव को व्यवस्थित करने के तरीके समाज के बारे में एक व्यक्ति की धारणा की संरचना करते हैं। इस प्रकार यह पुस्तक समाज के संगठन के बजाय अनुभव के संगठन के बारे में है। फ्रेम अवधारणाओं और सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का एक समूह है जो अनुभवों को व्यवस्थित करता है और व्यक्तियों, समूहों और समाजों के कार्यों का मार्गदर्शन करता है। फ्रेम एनालिसिस तब सामाजिक अनुभव के संगठन का अध्ययन है। फ्रेम की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए गॉफमैन एक चित्र फ्रेम का उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जो अनुभव कर रहा है उसकी तस्वीर जो सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है को एक साथ रखने के लिए फ्रेम का उपयोग करता है। अर्थात हम लोग देखेंगे कि हम लोग बहुत सारी इमेजेस जो होते हैं वो फ्रेमिंग करके रखते हैं, तो उस सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करके अपने पास रखना चाहते हैं ताकि हम उसको महसूस कर सकें। सबसे बुनियादी फ्रेमों को प्राथमिक फ्रेमवर्क कहा जाता है। एक प्राथमिक ढांचा किसी व्यक्ति के अनुभव या किसी दृश्य का एक पहलू को लेता है जो मूल रूप से अर्थहीन होगा और उसे सार्थक बनाता है। एक प्रकार का प्राथमिक ढांचा एक प्राकृतिक ढांचा है जो प्राकृतिक दुनिया की स्थितियों को पहचान करता है और पूरी तरह से जैव भौतिकीय है जिसमें कोई मानवीय प्रभाव नहीं है। दूसरे प्रकार का ढांचा एक सामाजिक ढांचा है जो घटनाओं की व्याख्या करता है और उन्हें मनुष्यों से जोड़ता है। प्राकृतिक ढांचे का एक उदाहरण मौसम है और सामाजिक ढांचे का एक उदाहरण मौसम विज्ञानी है जो मौसम की भविष्यवाणी करता है। सामाजिक ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए गॉफमैन व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन के किसी भी क्षण में होने वाले अनुभवों की संरचना या रूप के बारे में एक सामान्य बयान तैयार करना चाहते हैं। गॉफमैन ने इस पुस्तक को अपनी महान कृति के रूप में देखा था, लेकिन यह उनके पहले के कार्यों की तरह लोकप्रिय नहीं बन पाई थी। टॉक का फ्रेम एनालिसिस या फ्रेम एनालिसिस ऑफ टॉक। तो फ्रेम एनालिसिस की बात करते हैं। इरविंग गॉफमैन भाषण संचार में संलग्न व्यक्तियों के बातचीत को समझने और व्याख्या करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इस जो बुक है द फ्रेम एनालिसिस ऑफ टॉक, इसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि शब्दों का आदान प्रदान कैसे किया जाता है और क्या कहा जा रहा है, विशेष रूप से अनौपचारिक बातचीत या बातचीत में या फिर औपचारिक बातचीत में। फ्रेमिंग की अवधारणा को इस बात की खोज के माध्यम से
पेश किया गया है कि इन बुनियादी रोज़मर्रा की बातचीत में गलतफहमियां आखिर में होती क्यों हैं। उनका तर्क है कि मौखिक निर्माण में किसी भी अन्य चीज़ की तुलना में अधिक त्रुटियां हैं। जब हम मौखिक तरीके से बात करते हैं तो ये भी होता है कि हम बात कुछ और कर रहे हैं और मीनिंग कुछ और निकलती रहती है, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशंस भी जो होते हैं वो साथ देते हैं। गॉफमैन का मुख्य विचार यह है कि अधिकांश बातचीत बस एक स्क्रिप्ट को दोबारा दोहराना है, जिसे वह एक व्यक्तिगत अनुभव या घटना के रूप में वर्णित करता है। जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं तो वक्ता का लक्ष्य अक्सर एक ही होता है, उसकी वर्तमान स्थिति की निष्पक्षता या अनुचितता के लिए सबूत और सहानुभूति, अनुमोदन, दोष मुक्ति, समझ या मनोरंजन के लिए अन्य आधार प्रदान करना। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो सामने वाले के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वो ये सोच रहा होगा हमसे बात करते समय कि इनके में कमियां कौन सी हैं, या ये कौन सी बात गलत कर रही है, या क्या है। हम दोनों बात कर रहे हैं तो इंजॉय कर रहे हैं, इंटरटेनिंग है सब कुछ, तो वो अपने तरीके से अर्थ निकाल सकता है। और उसकी श्रोता मुख्य रूप से क्या बात है, ऐसा करना, दर्शकों के किसी प्रकार की सराहना दिखाना। अनिवार्य रूप से बातचीत के माध्यम से हम केवल सुनना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए प्रेरित नहीं करना चाहते, बल्कि केवल यह जानना चाहते हैं कि किसी ने सुना और समझा है। यही कारण है कि अक्सर बातचीत में एक साधारण सिर हिलाना या गुड़गुड़ाना को उचित प्रतिक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब जैसे कोई बात हम कहते हैं तो हो सकता है सामने वाला हमारी बात से सहमत हो या फिर असहमत भी हो सकता है। बातचीत के प्रकार, ये बुक है फॉर्म्स ऑफ टॉक, जो कि 1981 में प्रकाशित हुई थी और इसमें 5 निबंध शामिल है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पांचों कौन है देख लेते हैं। उत्तर और प्रतिक्रियाएं 1976, रिस्पॉन्स क्राइज 1978, फुटिंग 1989, 1979, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, 1979, द लेक्चर 1976 और रेडियो टॉक 1981। प्रत्येक निबंध का एक समाज भाषाई मॉडल के माध्यम से मौखिक और गैर मौखिक संचार दोनों को संबोधित करता है। पुस्तक बातचीत के अध्ययन का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। परिचय में गॉफमैन ने 3 विषयों की पहचान की है जो पूरे पाठ में दोहराए जाते हैं। वो है अनुष्ठान, भागीदारी ढांचा और एम्बेडिंग। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तीनों टर्म जो है इरविंग गॉफमैन से जुड़े हुए हैं। पहला निबंध उत्तर और प्रतिक्रियाएं संवादात्मक संवाद और बातचीत के दौरान लोगों के मौखिक और गैर मौखिक दोनों तरह की प्रतिक्रिया देने के तरीके से संबंधित है। दूसरा निबंध जो है रिस्पॉन्स क्राइज विभिन्न सामाजिक संदर्भों में कथनों के उपयोग और उनके सामाजिक निहितार्थों पर विचार करता है। विशेष रूप से गॉफमैन आत्मचर्चा, विशेष रूप से किसी से बातचीत नहीं करना अर्थात अपने खुद से चर्चा करना और सामाजिक स्थितियों में इसकी भूमिका पर चर्चा करते हैं। इसके बाद फुटिंग में गॉफमैन उस तरीके को संबोधित करते हैं जिससे बातचीत के दौरान फुटिंग या संरेखण में बदलाव हो सकता है। चौथा निबंध द लेक्चर मूल रूप से एक मौखिक प्रस्तुति है जिसमें व्याख्यान में विभिन्न प्रकारों और तरीकों का वर्णन किया गया है। अंत में रेडियो टॉक में गॉफमैन रेडियो प्रोग्रामिंग में उपयोग की जाने वाली बातचीत के प्रकार और रूपों और श्रोताओं पर उनके प्रभावों का वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से रेडियो से हम आवाज़ें सुनते हैं, हमने कभी देखा नहीं होता है, लेकिन जो आवाज़ सुनते हैं उसी से एक इमेज बनाते हैं और उसी तरीके से हम जब भी आवाज़ वो सुनते हैं रेडियो पे तो हमें लगता है कि अपने आप को कनेक्ट करते हैं, महसूस करते हैं। यहाँ पे अब इरविंग गॉफमैन की कुछ पुस्तक हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ ये बुक इनकी है। यहाँ पे आप लोग स्टिग्मा देख सकते हैं, अजाइलम्स, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, ये बुक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेम एनालिसिस, इंटरैक्शन, रिचुअल, जेंडर एडवर्टीजमेंट के बारे में भी इरविंग गॉफमैन ने बात की है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। रिलेशंस इन पब्लिक
और दो और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एनकाउंटर और स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन। तो दोस्तों आज का लेक्चर जो था बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। आई होप आप लोग इंजॉय किए होंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फैक्ट्स इससे मिले होंगे। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरे लेक्चर्स पसंद आता है, तो आप लोग लाइक किया करिए, हमें कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।